हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के 2025 के ओरिजिनल पेपर का पेपर सेट कराने वाला हूं। अर्थात इस वीडियो में आप लोगों को 2025 के पेपर को संपूर्ण हल सहित बताने वाला हूं। इसके पहले मैंने हिंदी का करा दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने एक एक बहुविकल्पीय प्रश्नों का हल बताया एंड उसके बाद से किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर पूछा जाता है, वो सभी उस वीडियो में मैंने बताया है। एंड अब है ये सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान में आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड किस प्रकार से आने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सभी को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपका पूरा सेट कवर होते ही आपको मालूम चल जाएगा कि आपके पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके पहले यहाँ पे मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर जो है 825 आरडी कोड का है एंड उसके साथ यहाँ पे आप लोग को पता ही है कि अनुक्रमांक लिखना रहता है, यहाँ पे आपका नाम लिखना रहता है। ये पेपर है तो पेपर की मैंने एक पीडीएफ बनाई है एंड उसी से मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लिखे होते हैं जो केवल पढ़ने के लिए होते हैं। जैसे कि पेपर को पूरा करने का टाइम जो रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। सामान्य निर्देश आप लोग को पढ़ लेना है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है और प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेंगे प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे एंड उसके साथ प्रश्न पत्र जो है और व खंडों में विभाजित होगा। खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे जिसे हम लोग ओएमआर सीट पे भरेंगे। हम लोग को पता है कि 2021 से आप लोग को ओएमआर सीट मिलती है, जिसपे कि जो भी सही आंसर रहता है, जैसे ये ऑप्शन सही है तो इस पर हम लोग को गोला कर देना है। ठीक है, तो ये ओएमआर सीट होती है एंड उसके बाद से जो खंड ब में रहेगा उसको हम लोग को लिखना है एंड ये कितने नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 50 अंक के क्वेश्चन रहेंगे, समझ गए। उसको हम लोग को कॉपी पे लिखना है एंड उसके साथ यहाँ पे दिए गए कि प्रत्येक प्रश्न पत्र पर उसके कितने अंक हैं निर्धारित हुए हैं। मतलब कि कोई 5 अंक का क्वेश्चन है या 4 अंक का क्वेश्चन है, सभी को निर्धारित किएंगे। तो ये सामान्य निर्देश से आपको कुछ पढ़ लेना है एंड चलिए अब शुरू करते हैं आपका पूरा पेपर की आपको पता चल जाए कि 2025 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसे हम लोग बोल सकते हैं पीवाईक्यू पेपर। ठीक है, ये 2025 से चल रहा है लेकिन बोर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे ये आप लोग को इससे पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से आपका शुरू होगा बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ। खंड अ में मैंने आपको बताया कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे एंड सभी प्रश्नों के 1 नंबर यहाँ पे लिखे गए हैं ऊपर, जैसे कि मैंने आप लोग को पढ़ के बता दिया। एंड चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है। मैं केवल क्वेश्चन पढ़ के उसके आंसर को बताते रहूंगा। ठीक है, एंड वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको एक एक चीज या एक एक डाउट भी रहेगा सब क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, आप लोग को बताना है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन, तो ओएमआर में भी आपको 4 ऑप्शन है, ऐसे 4 गोले दिए जाएंगे और जो ऑप्शन सही रहे, जैसे मान लीजिए कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी तो ऑप्शन नंबर सी में हम लोग को पता है कि 1789 में हुई थी। गोल्डन क्वेश्चन मैंने आपको एमसीक्यू सेट में बताया है। मैंने सामाजिक विज्ञान के 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताया है। यदि आप वो बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो इसके अलावा आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मैंने पूरी गारंटी दी है। तो उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो 1789 में हुआ था फ्रांस की क्रांति, मतलब ऑप्शन नंबर सी। और हम लोग को ओएमआर में कैसे भरना है, जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहे हैं तो ओएमआर में ऑप्शन सी जो है इसको हम लोग को क्या कर देना है, गोला कर देना। बस यही होता है ओएमआर सीट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, कब हुआ था। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था, 15 अप्रैल 1999 में हुआ था कि 10 अप्रैल 1919 को या 20 अप्रैल 1919 को या 13 अप्रैल 1919 को। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। एक एक एमसीक्यू का हल बताऊंगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गया कि गुलामगिरी का लेखक कौन है। जो गुलामगिरी एक पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए डॉक्टर BR अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर जी हैं, या ऑप्शन बी में दिए गए ज्योतिबा फुले हैं, या ऑप्शन सी में दिए गए कैलाश बाल्मीनी देवी हैं, बालसिनी यहाँ पे वाल्सिनी देवी हैं एंड ऑप्शन डी में दिया गया है रामास्वामी नायकर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्योतिबा फुले का ही क्या है, गुलामगिरी उसके लेखक है, मतलब कि गुलामगिरी के लेखक कौन है, ज्योतिबा फुले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स का आयोजन कहाँ हुआ था। 1944 में जो ब्रिटेन वुड्स का आयोजित हुआ था या आयोजना हुआ था वो कहाँ हुआ था, हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग को बी में दिया गया है। मैं केवल क्वेश्चन पढ़ के आंसर बता रहा हूँ, अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए MCQ 5 में दिया गया हम लोग को कि औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति जो प्रारंभ हुई थी वो कहाँ से प्रारंभ हुई थी, इंग्लैंड से, रूस से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, रूस से या चीन से। तो ऑप्शन नंबर सी में हम लोग को दिया गया है इंग्लैंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड हाँ, लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 20 में से कितने एमसीक्यू आपके सही हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया कि
गुटेनबर्ग में प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार कब हुआ था? गुटेनबर्ग एक देश है, उसमें प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार कब हुआ था आपको बताना है, जिससे हम लोग जीरोक्स निकालते हैं, जीरोक्स कॉपी। ऑप्शन 1 में दिया गया है 1416 में, ऑप्शन बी में दिया गया 1417 में, ऑप्शन सी में दिया गया 1430 में, या ऑप्शन डी में दिया गया 1420 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1416 में ही प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ था, कहाँ? गुटेनबर्ग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें दिया गया हम लोग को कि मिट्टी निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। कौन से इसमें मिट्टी का प्रकार नहीं है? काली जो है मिट्टी का प्रकार नहीं है, पीली मिट्टी का प्रकार नहीं है, ये लेटराइट मिट्टी का प्रकार नहीं है, या सीमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है, सीमेंट जो है ये बनाया जाता है फैक्ट्रियों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी के प्रकार में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 8वां में, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी में हम लोग को दिया गया पश्चिम बंगाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया कि सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? जो सलाल बांध परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन 1 में दिया गया है महानदी, ऑप्शन बी में दिया गया है चीनाब, ऑप्शन सी में दिया गया है सतलज, ऑप्शन डी में दिया गया है कृष्णा। तो ऑप्शन सी बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को दिया गया है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है? इनमें से कौन सी हमको रबी की फसल बताना है। तो रबी की फसल में वही फसलें आती हैं जो ठंडी के सीजन में बोई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग को ए में दिया गया चावल है, ऑप्शन बी में मोटे अनाज, ऑप्शन सी में चना, एंड ऑप्शन डी में हम लोग को दिया गया है कपास। तो ऑप्शन सी जो है ना ये क्या हो जाएगा? रबी की फसल, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ठंडी के सीजन में बोया जाता है, मतलब सर्दी के सीजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया गया हम लोग को निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया नियमित कार्य, ग्रामीण क्षेत्र में नियमित कार्य कराना चाहिए, या ऑप्शन डी में दिया गया है कि उचित उपज की उचित कीमत मिलनी चाहिए, या बेहतर मजदूरी, या ऑप्शन डी में दिए गए ये सभी। तो जब ये सभी किए जाएंगे तब जाके ग्रामीण क्षेत्रों का विकास लक्ष्य पूरा हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए इसमें दिया है कि निम्नलिखित खनिज में से कौन सा आधारभूत खनिज है? तो ऑप्शन 1 में दिया गया अभ्रक है, ऑप्शन बी में मैग्नीज है, ऑप्शन सी में लौह अयस्क है, ऑप्शन डी में तांबा। तो ऑप्शन सी जो है लौह अयस्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों से पूछा है। इसमें हम लोग से बोल रहा है कि निम्न में से आधारभूत उद्योग कौन सा है? आधारभूत उद्योग बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा चाय है, कि चीनी है, कि लौह अयस्क एवं इस्पात है, या ऑप्शन डी में दिया गया हम लोगों को जूट। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लौह अयस्क एवं इस्पात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग को दिया गया कि निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहन यंत्रों हानियों तथा देरी को घटाता है? कौन सा वाहन यंत्र हानि और देरी को घटाता है? रेल परिवहन, या सड़क परिवहन, या पाइपलाइन, या जल परिवहन। तो ऑप्शन बी में हम लोग को दिया गया पाइपलाइन परिवहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये किसको घटाता है? वाहन यंत्र हानियाँ तथा देर परिवहन को घटाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग को दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ था? बेल्जियम का विभाजन तो भाषा के आधार पर हुआ था, फिर यहाँ पे यूगोस्लाविया का विभाजन छोटे ऊंची नीचे जाति के आधार पर हुआ था, ऊंची नीचे के आधार पर हुआ था, एंड यहाँ पे नीदरलैंड में तो कोई विभाजन ही नहीं हुआ था। लेकिन ऑप्शन बी में हम लोग को दिया गया है भारत का विभाजन जो है धर्म और जाति के आधार पर हुआ था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो गए थे, मतलब कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री बन गया एंड इंडिया इसमें ज़्यादातर हिंदू बस गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय शासन की विशेषता नहीं हम लोग को बताना है? शक्तियों का वितरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, फिर यहाँ पे सर्वोच्च न्यायपालिका, ऑप्शन डी में दिया गया कि कठोर संविधान। तो ऑप्शन बी में हम लोग को दिया गया कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण ही संघीय संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। देखिए इसमें हम लोग को दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल पार्टी नहीं है हम लोग को बताना। भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी राजनीतिक पार्टी नहीं है, या इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, या बहुजन समाज पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी नहीं। तो ऑप्शन डी में हम लोग को दिया गया है समाजवादी पार्टी जो है वो नेशनल या राष्ट्रीय पार्टी नहीं मानी जाती है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक पार्टी नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग को दिया गया कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है, कुल कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन 1 में दिया गया 21, ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया 18, ऑप्शन बी में दिया गया 22, ऑप्शन डी में दिया गया है 15। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया। देखिए एंड 19वां वाला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन 1 में ही दिया गया केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया कि लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जो लाल और पीली मिट्टी होती है कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन 1 में ही हम लोग को दिया गया है, ऑप्शन ए में दक्कन के पठार में लाल और पीली दोनों मिट्टी
पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पूरे खत्म हो गए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। आप एक एक क्वेश्चन कोशिश तैयार भी कर लीजिएगा। एंड उसके साथ चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आपका जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है, मतलब कि आपको अपने कॉपी में लिखना है। ये पूरे 50 नंबर का पूछा जाता है। ये किस प्रकार से पूछे जाते हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 4 प्रश्न जो हैं 4 नंबर के पूछे जाएंगे। एंड 4 प्रश्न 6 नंबर के पूछे जाएंगे, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 नंबर के चार प्रश्न 16 नंबर के 4 नंबर के प्रश्न हो जाएगा, मतलब कि 4 नंबर के जो प्रश्न रहेंगे वो पूरे 16 नंबर के पूछे जाएंगे। एंड यहाँ पे 24 नंबर के जो प्रश्न रहेंगे ये दीर्घोत्तरी रहेंगे। एंड उसके बाद से 10 नंबर के जो आपके पूछे जाते हैं वो मैप वाले पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा। इसी पैटर्न में आपका पेपर आता है, बस 10 नंबर के मैप वाले में आता है। बस इसी को जोड़ लीजिए, 50 नंबर का ये हो गया और 20 नंबर के बहुविकल्पी, मतलब 70 नंबर का आपका टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट को यहाँ पे दिए गए खंड ब में लघु उत्तरीय प्रश्न, ये कितने नंबर के पूछे जाएंगे, 4 नंबर के पूछे जाएंगे। एंड इसमें हम लोग को पहला क्वेश्चन दिया है, ये 80 शब्दों में लिखना रहता है, मतलब 1 से 1.5 पेज इसका मतलब पर्याप्त रहता है। 1 से 1.5 पेज लिख देंगे, उसका राइट आंसर हो जाएगा। 1.5 पेज वैसे लिखेंगे तो सही रहेगा, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज भी लिख सकते हैं, लेकिन टाइम को शॉर्टेज करते हुए आप 1 से 1.5 पेज बहुत होता है। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का आशय स्पष्ट कीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ था, इसके आशय स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि अथवा करके, इसमें हम लोग को क्वेश्चन देता है, यदि आपको एक नहीं आ रहा तो दूसरा कर सकते हैं। देखिए इसमें दिए कि असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी एक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि गरीबों तथा बेरोजगारों की बढ़ती समस्या में लोकतंत्र की सफलता में बाधक स्पष्ट कीजिए। यदि वो नहीं आ रहा तो आप लोकतंत्र का एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। ठीक है, किसी एक को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम। इसमें हम लोग को भी इसमें भी अथवा करके देता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को दिया गया है कि विदेशी व्यापार से क्या समझते हैं, भारत में विदेशी व्यापार को किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। भारत के द्वारा जो विदेशी व्यापार होता है उसमें क्या लाभ होते हैं, उसकी विशेषताओं को बताना है। या ये नहीं आ रहा तो आप ये भी कर सकते हैं कि किसानों की सिंचाई और वितरण सुविधाओं उपलब्ध कराइए तो बेरोजगार और आय में कैसे वृद्धि होती है, हम लोग को बताइए। ठीक है, हम लोग को बताना है कि किस प्रकार से बेरोजगारी और आय में बेरोजगारी कम होती है और आय बढ़ती है। या क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि वनों की हानि से आशय क्या आशय है। वनों की हानि से क्या होता है, आप लोग को पता ही है कि वन जब खत्म हो जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा। ठीक है, एंड वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रमुख प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो आप उल्लेख तो कर ही सकते हैं। उसके बाद से ये वाला कर सकते हैं, भूमि संसाधन क्या है, भूमि संसाधन की किन्हीं 2 महत्व को बताइए। ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एंड यहाँ से आपका आ गया 6 नंबर का क्वेश्चन। देखिए इसमें हम लोग 6 नंबर के क्वेश्चन में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें हम लोग को 1.5 पेज में आंसर देना, मतलब आप इसका आंसर 2.5 पेज में लिख सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 2.5 पेज आपको चाहिए। इसमें हम लोग को पहला क्वेश्चन दिया कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। 6 नंबर का। इसमें भी अथवा करके देता है कि ब्रिटेन वुड्स समझौता के कारण उद्देश्य का उल्लेख ब्रिटेन वुड्स किस दिन किसे कहा जाता है, वुड्स युद्ध दिन किसे कहा जाता है, उत्तर लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिए क्वेश्चन नंबर 7 में कि संघवाद क्या है, भारत को संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता बताइए। वो नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं। नारीवाद का क्या अभिप्राय है। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को दिया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां की विशेषता का उल्लेख करते हुए एक दूसरे को जोड़ती हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है। यदि वो नहीं आ रहा तो आप ये भी कर सकते हैं। उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन कीजिए। उपभोक्ता के 5 या 6 अधिकार है, तो उसको आप पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा है भी, अभी पहला दूसरा चैप्टर तो पढ़ा ही दिया है। एंड एक एक करके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करूँगा, इसके आंसर भी अपलोड करूँगा, तो आप एक एक करके मेरे चैनल से ही अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां में दिया गया कि भूमि किस प्रकार एक अधिक महत्वपूर्ण संसाधन है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे वो नहीं आ रहा तो आप ये भी कर सकते हैं कि जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। किसी एक को आप कर सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अब यहाँ से आपके पूरे दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गए। एंड अब मैंने बता दिया कि आपको 10 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो किस में आते हैं, मैप में भरने के लिए आते हैं। तो मैप में भरने के लिए मैंने एक ऐसा ट्रिक बनाया, या वीडियो तो अपलोड भी होगी, तो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखेंगे तो मैप में भरने वाला कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के आएंगे। एंड हाँ, इतिहास के जो मैप आते हैं वो फर्स्ट और दूसरे चैप्टर से आते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे मैं पूरा वीडियो बना के एक एक करके बता दूंगा, तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे दिए गया कि हम लोग को नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में इसको दर्शाइए कि वो स्थान जहाँ
मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। आपको 1 नंबर आपको मिलते हैं कॉपी में लिखने के लिए एंड 1 नंबर आपको मिलते हैं सही स्थान दर्शाने के लिए मैप में, ठीक है। एंड उसके बाद दूसरा दिए कि वह स्थान जहाँ किसानों का सत्याग्रह आंदोलन हुआ, किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ, आपको बताना है एक एक करके। वह स्थान जहाँ वर्ष 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है। एंड उसके बाद 5वां दिए कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई, आपको ये बताना है। एंड यहाँ पे ये केवल दृष्टिबाधित लोगों के लिए है। एंड वो तो हिस्ट्री का था, लेकिन ये है आपको जियोग्राफी का, मतलब भूगोल का। इसमें भी हम लोग को वही करना है, सेम करना, जो ऊपर किए हैं उसको भी नीचे करना है। जैसे पश्चिम बंगाल एवं समुद्री बंदरगाह को दर्शाना है, पश्चिम बंगाल को दर्शाइए, समुद्री बंदरगाह को दर्शाइए, ठीक है। इंडिया महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है उसको इस चिन्ह से दर्शाइए, यहाँ पे चिन्ह जो दिया गया है। एंड उसके बाद बक्साइड उद्योग एक क्षेत्र दर्शाइए, बक्साइड उद्योग का कोई एक क्षेत्र दर्शाना है आपको इस क्षेत्र से, इस चिन्ह से। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए मैग्नीज उत्पादन का एक क्षेत्र आपको काले चिन्ह से दर्शाना है। एंड उसके बाद से यहाँ पे दिए कि इस प्रदेश का एक 10 लाखी नगर है, आपको इस प्रदेश का एक 10 लाखी नगर है, आपको दर्शाना है किस प्रकार से। एंड उसी को यहाँ पे केवल दृष्टिबाधित लोगों के लिए बता देता है। दृष्टिबाधित मतलब जो नेत्रहीन होते हैं, आंखों से नहीं देख पाते हैं, दृष्टिहीन होते हैं, उनको लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा पेपर सेट कंप्लीट होता है और संपूर्ण हल के साथ। यदि आपको देखिए क्वेश्चन आंसर तो मैं बता दूं, लेकिन बताने से क्या मतलब जब आप पूरा लिखेंगे नहीं, पूरा याद ही नहीं करेंगे, इसलिए आपको खुद ही क्वेश्चन आंसर तैयार करना रहता है। क्वेश्चन आंसर एक स्टोरी की टाइप के होते हैं, जब आप 2-3 बार लिखेंगे, स्टोरी टाइप का पढ़ेंगे, उसको समझ के पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन आंसर याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टोरी की टाइप बना यदि समझेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेंगे। इसलिए आप क्वेश्चन आंसर को खुद से याद करिएगा, खुद से लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड हो सके तो डेली जरूर 1-2 पेज लिखा करिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको लिख के ही बताना है, ना कि किसी को वाइवा दे के या बता के बताना है, बोल के बताना है, ठीक है। तो आई होप कि आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि इसके बावजूद पेपर सेट में कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड हाँ, आने वाले टाइम में मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्टों का पेपर सेट अपलोड कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।